दिन की शुरुआत हम भारतीय सेना के 2 जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ करेंगे। पिछले कल कश्मीर की अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों के साथ लड़ाई में भारतीय सेना के 2 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। भगवान इन दोनों जवानों की दिवंगत आत्मा को शांति दे, जिनके बलिदान के कारण आज हम और आप अपने घरों में बिल्कुल सेफ और सुरक्षित बैठे हैं। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। और इस वीडियो में काफी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत में आने वाले दूसरे देशों के लोगों को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने अब जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई के नेशनल्स के लिए वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। अब इन तीनों देशों के लोगों को भारत की एम्बेसी या फिर भारत के कॉन्सुलेट पर जाकर वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा और ये डायरेक्ट भारत आकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ही वीजा ऑन अराइवल फॉर्म भर के भारत में एंटर हो सकते हैं। इन तीनों देशों के लिए जो वीजा ऑन अराइवल्स अनाउंस हुआ है उसके तहत जापान, साउथ कोरिया या फिर यूएई के नागरिकों को 60 दिनों का वीजा ऑन अराइवल इशू किया जाएगा, जो कि डबल एंट्री वीजा होगा। इसके साथ ही वीजा ऑन अराइवल टूरिज्म, बिजनेस कॉन्फ्रेंस या फिर मेडिकल पर्पस के लिए इशू किया जाएगा। दरअसल जब भी हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर हमारी अपनी विजिट का क्या पर्पस है वो बताना पड़ता है। सेम इसी तरह से भारत ने जो इन तीनों देशों के लिए वीजा ऑन अराइवल्स फैसिलिटी अनाउंस की है वो तभी लागू होगी अगर इन तीनों देशों का कोई व्यक्ति भारत में घूमने फिरने यानी कि टूरिज्म पर्पज से आता है, कोई बिजनेस मीटिंग या बिजनेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आता है या फिर मेडिकल पर्पज से कोई इलाज करवाने के लिए आता है। उदाहरण के लिए इस वीजा के ऊपर कोई रिलीजियस एक्टिविटीज यहाँ पर परफॉर्म नहीं की जा सकती हैं, या फिर कोई जॉब नहीं की जा सकती है, या फिर किसी स्पोर्टिंग इवेंट में हिस्सा नहीं लिया जा सकता है। एंड अगर कोई वीजा फ्री एंट्री लेने के बाद ये सब करता है तो भारत की सरकार उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है या फिर उसको डिपोर्ट भी कर सकती है। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर मालदीव्स की विजिट के ऊपर गए हैं। इसी विजिट को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने मालदीव्स की मदद करने के लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट दे दिया है। भारत ने मालदीव्स के 28 अलग अलग आइलैंड्स के ऊपर वाटर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट करके पिछले कल जयशंकर सर ने उनको मालदीव्स की गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया है। इसके लिए भारत ने मालदीव्स को लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर की थी। इस प्रोजेक्ट के तहत मालदीव्स के 32 आइलैंड्स तक पीने लायक साफ पानी पहुंचाया जाएगा और 17 आइलैंड्स के ऊपर नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्टार्ट किए गए हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए भारत ने $110 मिलियन की फंडिंग प्रोवाइड की है और ये इंटरनेशनल पार्टनरशिप के साथ मालदीव्स का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। पिछले काफी समय से मालदीव्स में साफ पीने लायक पानी की काफी शॉर्टेज चल रही थी। अब इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद पीने के पानी को प्रिजर्व करने में भी काफी बड़ी मदद मिलेगी और लॉन्ग रन में मालदीव्स को चाइना या भारत या किसी और देश से पीने का पानी नहीं मांगना पड़ेगा। इसके अलावा जयशंकर सर की विजिट के दौरान भारत ने कई प्रोजेक्ट्स को लेकर एग्रीमेंट भी साइन किए। मालदीव्स को बजटरी सपोर्ट, लोन्स और ग्रांट्स की अनाउंसमेंट की गई है। आज की थर्ड अपडेट भी मालदीव्स और भारत को लेकर ही आ रही है। दरअसल मालदीव्स के भारत विरोधी प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू जयशंकर सर की विजिट के दौरान जो भी वहां पर एग्रीमेंट साइन हुए उनसे इतना खुश हो गए कि उन्होंने भारत की तारीफों के पुल बांधना स्टार्ट कर दिया है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने भारत को लेकर एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि आज भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ मिलकर और 28 आइलैंड्स के लिए वाटर एंड सीवरेज प्लांट्स का ऑफिशियल हैंडओवर करके काफी खुशी महसूस हो रही है। मालदीव्स को हमेशा सपोर्ट करने के लिए मैं भारत की सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, खास तौर पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का। हमारी ये हमेशा मजबूत होती साझेदारी दोनों देशों को मजबूत करेगी और सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और कल्चरल एक्सचेंज में दोनों देशों को करीब ला रही है। साथ में भारत और मालदीव्स इस पूरे रीजन में समृद्ध भविष्य का निर्माण करेंगे। ये कहा है मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने, जो प्रेसिडेंट बनने से पहले मालदीव्स पे इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और यूक्रेन को लेकर। हमने आपको बताया था कि इसी महीने अगस्त के एंड तक प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे और अब इस विजिट की तैयारी स्टार्ट हो गई है। न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच कौन कौन से एग्रीमेंट साइन होंगे, मीटिंग में कौन कौन से पॉइंट्स एजेंडा के ऊपर होंगे, उसको फाइनल करने के लिए भारत के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पवन कपूर सर पिछले कल यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के ऑफिस के हेड आंद्री येरमाक के साथ काफी सारी मीटिंग करके उनके साथ काफी सारी चीजें डिस्कस की। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है अमेरिका बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी को लेकर। आपको याद होगा पिछले साल जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग कंपनी ने अडानी ग्रुप के ऊपर काफी सारे फ्रॉड के आरोप लगाए थे, जिसके बाद अडानी ग्रुप की सभी कंपनीज के शेयर भारत की मार्केट में रातों रात गिर गए थे और अब पिछले कल हिंडनबर्ग कंपनी ने एक बार फिर से आरोप लगाए हैं। पिछले कल हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी करके भारत के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी की चीफ माधवी बुच के ऊपर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग कंपनी का कहना है कि अडानी ग्रुप की जो बरमूडा और सिंगापुर में ऑफशोर कंपनीज हैं उसमें सेबी की चीफ माधवी बुच का भी हिस्सा है। इसके साथ ही हिंडनबर्ग ने कहा है कि सेबी चीफ माधवी बुच के साथ साथ उनके पति धवल बुच भी इसमें इन्वॉल्व है और उनकी भी अडानी ग्रुप की ऑफशोर कंपनीज में हिस्सेदारी है। इसी के चलते सेबी ने अडानी ग्रुप के ऊपर जांच के दौरान कोई सख्ती नहीं दिखाई।
इसके साथ ही ये भी आरोप लगाए गए हैं कि जो भी सिफनिक स्कैंडल हुआ था उसमें भी इस पैसे का इस्तेमाल किया गया था। वैसे फिलहाल तो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के सभी आरोपों को सेबी चीफ मथाबी बुच ने रिजेक्ट कर लिया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि कल यानी कि मंडे को भारत के स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयर्स का क्या हाल होता है। हम उसको भी कवर करेंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आज की 6th अपडेट आ रही है दूसरे देशों में हायर एजुकेशन करने के लिए जाने वाले भारत के स्टूडेंट्स को लेकर। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय ने एक डेटा जारी किया है जिसमें बताया गया है कि साल 2023 से 24 में भारत के 13,18,955 स्टूडेंट्स स्टडी वीजा के ऊपर भारत से बाहर किसी दूसरे देश में पढ़ने के लिए गए हैं और ये सारे भारत के स्टूडेंट्स इस समय दुनिया की 68 कंट्रीज में प्रेजेंट है। आज की 7th अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। दरअसल बांग्लादेश की मार्केट में कैश की कमी के कारण बिजनेसेस पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण बैंक्स अपने एटीएम्स में पैसे नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान काफी सारे एटीएम्स में लूटपाट देखने को मिली थी, इसलिए एटीएम खाली होने के बाद भी अभी तक उनमें बैंक्स ने कैश ही नहीं डाला है। आज की 8th अपडेट आ रही है पेरिस ओलंपिक्स को लेकर। आज 11 अगस्त है और कुछ ही घंटों के बाद पेरिस ओलंपिक्स भी खत्म हो जाएगा। भारत के रैंक की बात करें तो 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ भारत 71st पोजीशन के ऊपर आ गया है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 1 गोल्ड मेडल के साथ 62 पोजीशन के ऊपर है। वहीं पर टॉप 5 देशों की बात करें तो चाइना नंबर 1 के ऊपर है, उसके बाद 2nd के ऊपर अमेरिका, 3rd के ऊपर ऑस्ट्रेलिया, 4th के ऊपर जापान और 5th के ऊपर है फ्रांस। इस बार बेशक हम 71st रैंक के ऊपर है, लेकिन जो साल 2020 में जापान में ओलंपिक गेम्स हुई थी उसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ भारत 48th पोजीशन के ऊपर था। यानी 4 साल बाद भारत 48 से नीचे गिरकर 71st के ऊपर आ गया है। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत की रेलवेज को लेकर। दरअसल भारत की सरकार ने ये डेटा रिलीज किया है कि टोटल कितनी % ट्रेन टिकट्स ऑनलाइन बुक हो रही हैं। भारत सरकार के डेटा के मुताबिक साल 2023-24 में टोटल 82% ट्रेन टिकट्स ऑनलाइन बुक की गई थी। आज से ठीक 10 साल पहले साल 2013-14 में केवल 50% ट्रेन टिकट्स ऑनलाइन बुक हुआ करती थी। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत के एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स को लेकर। दरअसल भारत सरकार ने पिछले साल 2023 से 24 फाइनेंशियल ईयर में भारत के टोटल एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स का डेटा रिलीज किया है, जिसके मुताबिक पिछले साल भारत के टोटल एग्री इंपोर्ट्स की कॉस्ट थी $32.8 बिलियन, यानी कि $32.8 बिलियन की हमने अकेले खाने पीने की चीजें दूसरे देशों से इंपोर्ट की थी। टॉप 5 आइटम्स की बात करें तो भारत ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया वेजिटेबल ऑयल्स के ऊपर। भारत ने पिछले साल $14.8 बिलियन के एडिबल ऑयल्स परचेज किए थे और ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। एडिबल ऑयल्स में पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल ये सारे ऑयल्स आते हैं और हमारे एग्रीकल्चरल इंपोर्ट बिल का 45% अकेले एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करने के ऊपर ही खर्च हो रहा है। 2nd नंबर के ऊपर हमने $3.7 बिलियन की पल्सेस यानी कि दालें दूसरे देशों से परचेज की थी। आप जरा सोच कर देखिए, 30,000 करोड़ रुपए की हम खाली दूसरे देशों से दालें ही परचेज कर रहे हैं। 3rd नंबर के ऊपर पिछले साल हमने $2.7 बिलियन के फ्रेश फ्रूट्स परचेज किए थे, यानी कि इंपोर्ट किए थे। फ्रूट्स के ऊपर भी भारत बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है। 4th नंबर के ऊपर स्पाइसेस यानी कि मसाले थे। हमने पिछले साल $1.4 बिलियन के मसाले इंपोर्ट किए थे। वहीं पर 5th नंबर के ऊपर कैश्यूज यानी कि काजू थे। डेटा के मुताबिक पिछले साल भारत के लोगों ने $1.4 बिलियन के काजू खाए हैं, यानी मेरा कहने का मतलब है कि भारत ने इंपोर्ट किए हैं। इनके अलावा और भी कई सारी आइटम्स हैं जिनको टोटल मिलाकर बनता है $32.8 बिलियन। आई थिंक मोदी सरकार को फार्मर्स के साथ बैठकर एक मीटिंग करनी चाहिए, उनको ये चीजें समझानी चाहिए कि ये सारी चीजें आज की डेट में हम दूसरे देशों से परचेज कर रहे हैं, क्यों ना हम भारत में इनकी खेती करें। फार्मर्स को दोबारा से समझाकर फार्म लॉस यानी कि कृषि कानून लागू किए जाने चाहिए, ताकि फार्मर्स ट्रेडिशनल फार्मिंग से हटकर वो सारी चीजें लगाएं जिनकी एक्चुअल में भारत में डिमांड है, जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जो $32.8 बिलियन आज की डेट में हम दूसरे देशों के किसानों की जेब में डाल रहे हैं, ये पैसा क्यों ना अपने देश के किसानों के पास ही जाए। भारत सरकार का इंपोर्ट बिल भी बच जाएगा और भारत के खुद के किसानों की इनकम भी बढ़ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।